हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशनल वर्ल्ड। तो आज हमारी जो है प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन की क्लास होगी और इसमें जो है हम लोग बेसिकली यूनिट नंबर 6 जो है हमारी प्रिंसिपल ऑफ एफएम यानी कि फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेटर को कंप्लीट करेंगे। देखते हैं इसमें हमारे कुछ हमने तो पहले चर्चा करी थी कि हमारा एफएम मॉड्यूलेटर क्या होता था। तो इसमें बेसिकली अगर हम बात करें तो विभिन्न आवृत्ति मॉड्यूलेटर के जो सर्किट होते हैं उन पर इसमें जानकारी दी जाएगी और बेसिकली हम ये भी देखेंगे कि जो हमारा इसमें जो विधियाँ होती हैं, विधियों में जैसे कि हम बात करें अगर कि जो हमारे कैरियर के तत्व क्षणिक आवृत्ति को मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अनुसार जो परिवर्तित किया जाता है उसके आधार पर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। और ये भी देखेंगे कि जो हमारी आउटपुट आवृत्ति होती है यानी कि जो हमारा आउटपुट फ्रिक्वेंसी होती है वो किस तरीके से जो है वेरिएबल आउटपुट फ्रिक्वेंसी के उसमें बनती है और मॉड्यूलेटिंग वोल्टेज जो है उसके समानुपाती परिवर्तित हो पाता है। तो इस पूरी प्रोसेस में जो है ये अगर हम बात करें तो एफएम को उत्पन्न करने के लिए दो विधियां अपनाई गई हैं। बेसिकली इसको प्रोसेस करने के लिए टू हम यूज़ करते हैं और इसमें अगर बात करें तो पहली डायरेक्ट प्रोसेस होती है, दूसरी हमारी इनडायरेक्ट होती है। डायरेक्ट प्रोसेस क्या होती है? कैरियर फ्रिक्वेंसी को इनपुट बेसबैंड सिग्नल के मान के अनुसार डायरेक्टली परिवर्तित किया जाता है। तो बेसिकली अगर हम इसमें बात करें तो हमारा जो डायरेक्ट प्रोसेस है उसमें कैरियर फ्रिक्वेंसी को इनपुट सिग्नल बेस बैंड में यानी कि अगर हम बात करें कि जो हमारा एक कैरियर सिग्नल सीटी है उसका इनपुट सिग्नल से क्या ताल्लुक है, क्या डायरेक्ट इनपुट सिग्नल में कैरियर फ्रिक्वेंसी को नॉर्मल करके भेजा जा सकता है, तो हम इसको कहते हैं डायरेक्ट मेथड। और यहाँ पे अगर हम बात करें इनडायरेक्ट प्रोसेस की तो इसको जो बेसिकली फेज मॉड्यूलेटर लगाते हैं उसकी सहायता से नैरो बैंड में हम एफएम में उत्पन्न कराते हैं। नैरो का मतलब हो गया सकरा बैंड, जहाँ पर बहुत ज़्यादा कम हमारी फ्रिक्वेंसी जाने की क्षमता होती है उसमें। और इसमें जो है विलियन को बढ़ाने के लिए, विलियन का मतलब उसमें हम मर्ज करते हैं, उसको बढ़ाने के लिए हम बेसिकली फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करते हैं। बेसिकली हम लोगों ने मल्टीप्लेक्सर के बारे में भी देखा था कि कैसे आपका सिंगल मल्टीप्लेक्सर होता है या फिर डुप्लेक्सर होता है, तो उसके आधार पर भी हम इनका जो है उपयोग करते हैं अपनी इनडायरेक्ट प्रोसेस में। अब जो हमारा मेन चर्चा का विषय रहेगा उसमें हम लोग देखेंगे रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर क्या होता है, यानी कि जो एफएम की फ्रिक्वेंसी को उत्पन्न करने के लिए रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर यूज़ किया जाता है, उसका यूज़ कैसे होता है उसके लिए आपका ये पूरा डायग्राम है। डायग्राम को देख लेते हैं। अगर यहाँ पर हम बात करें तो सर्किट डायग्राम आप हमारे पास यहाँ पर देख पा रहे होंगे। इसमें जो है बेसिकली अगर हम एक इसकी डेफिनेशन की बात करें तो रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर वह परिपथ होता है जिसके टर्मिनलों के मध्य इम्पीडेंस यानी कि प्योर रिएक्टिव होती हैं। यहाँ पर जो है प्योर रिएक्टिव साइड्स होती हैं, आप लोग यहाँ पर ये देख पा रहे होंगे कि जो हमारे ये साइड्स हैं ये प्योर रिएक्टिव होती हैं। और बेसिकली जो है इसमें रिएक्टेंस बायोस वोल्टेज पर निर्भर करता है। तो जितना वोल्टेज हमारा ये अगर हमने कैपेसिटेंस लगाया या जो रेजिस्टेंस लगाया इससे हमारा जो भी वोल्टेज मिलेगा तो टोटली डिपेंडेंसी पूरे सर्किट में हमारी उसकी होती है। और जो है इसमें जो रिएक्टर्स और ऑसिलेटर के टैंक परिपथ पर लगाए जाते हैं उनको आपस में कनेक्ट किया जाता है ताकि इससे क्या होगी, अच्छी सी फ्रिक्वेंसी हमारी जो है एक जनरेट हो जाए और हमारा सिग्नल उससे स्ट्रॉन्ग बन जाए। तो इस वजह से फिर हम इसको कह सकते हैं कि जो हमारा ऑसिलेटर का आउटपुट है वो आवृत्ति मॉड्यूलेटिंग तरंग के मान पर निर्भर करता है। यानी कि कहने का सिंपल सा मतलब है आप जितना इनपुट देंगे उतना ही तो आपको आउटपुट मिलेगा। अगर आपने इनपुट में कोई ज़्यादा फिल्टर वगैरह लगा रखे हैं या कोई रिएक्टिव एलिमेंट लगा रखे तो वो आपके जो आउटपुट आएगा उसको और ज़्यादा बेटर बना देंगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो बेसिकली हमारा इसमें यही वर्किंग होती है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमने कैपेसिटेंस लगाया है, यहाँ रेजिस्टेंस लगाया है जो वीजीज का वोल्टेज ज्ञात करेगा। फिर एक यहाँ पर ये जो हमारा सर्किट है, सर्किट के अंतर्गत हमने रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर लगाया जो हमारा करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करके पूरा सर्किट हमारा इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर दो प्रोसेस से इसको किया जाता है, एक हमारा एफईटी रिएक्टेंट मॉड्यूलेटर होता है और दूसरा हमारा होता है ट्यूब रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर। ट्यूब रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर की अगर हम बात करें तो बेसिकली इसमें जो है हमारा अर्धचालकों का आविष्कार से इस पर वैक्यूम ट्यूब युक्त किया जाता है और इससे जो है वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग करके एफएम मॉड्यूलेटर को बनाया जाता है। और अर्धचालक यानी कि जो हमारे सेमीकंडक्टर होते हैं उसमें युक्तियों के पश्चात युक्त युग्मों पर प्रचलन उत्पन्न किया जाता है। मतलब कहने का जैसे एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम देखें कि हमारा जो नॉर्मल जैसे मान लीजिए अगर हम कोई भी एक अपना वोल्टेज को फ्लो कराते हैं तो वोल्टेज क्या है, वोल्टेज में हमारा अगर उसके सापेक्ष में करंट फ्लो हो रही है तो करंट फ्लो होने का मतलब है कि उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन फ्लो होने का मतलब है कि उसमें कुछ गति हो रही है जिसके कारण उसमें ट्रांजिशन हो रहा है।
तो इसी से वैक्यूम क्रिएट करा के जो है हमारा ये वाला मॉड्यूलेटर जो यूज़ हम लोग करते हैं ट्यूब रिएक्टर मॉड्यूलेटर, इसमें पूरा वैक्यूम से काम होता है और जो हमारा डेटा है वो आसानी से सेंड हो जाता है। तो यही हमारा कुछ इस तरीके का होता है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर एफएम में प्रोड्यूस करने के लिए डायरेक्ट प्रोसेस होती है, डायरेक्ट प्रक्रिया के अंतर्गत आता है और बहुत ज़्यादा सिंपल भी प्रक्रिया होती है, इससे आसानी से हमारा ट्रांसमिशन हो जाता है। रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर के सर्किट ट्यूब में एफईटी यानी कि फील्ड इफेक्टिव ट्रांजिस्टर की सहायता से इसको बनाया जाता है और जो हमारा एफएम वेव है वो आसानी से जनरेट हो जाती है। अब हम अगला डायोड देख लेते हैं जो हमारा वैरेक्टर डायोड है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये हर साल अभी तक तो चांसेस प्रोबेबिलिटी यही रही है कि आपका परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो बेसिकली जो हमारा ये वेक्टर डायोड होता है, अगर हम इसकी बात करें तो इसमें जो है रिवर्स बायसिंग का जो कंसेप्ट है, यहाँ पर रिवर्स बायसिंग का कंसेप्ट यूज़ किया जाता है और इसको जो है एक संधारित्र की भांति कार्य करता है। ये पूरा जो है एक इसमें फ्लो हमारी होती है जिसमें जंक्शन सीजे के आधार पर ये पूरा फ्लो हमारा बनाया जाता है। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं मैंने एक सर्किट डायग्राम बनाया है। यहाँ पर मैंने एक दो आपके कैपेसिटेंस लगाए हैं और मॉड्यूलेटिंग वेव से हमारा इस तरह से पूरा सिग्नल ट्रांसमिट होगा। यहाँ पे हमने आरएफसी से इसको कैलकुलेट कर लेंगे और जब हमारा यहाँ पे वीडीडी यहाँ से फ्लो करेगा तो ये पूरे सर्किट में हमारा डायोड के माध्यम से यहाँ पर कनेक्शन अच्छे हो जाएंगे और उससे हमारी फ्रिक्वेंसी की जो आवृत्ति है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो हमारा डायोड है वो बेसिकली रिवर्स बायसिंग में काम करता है और इसको जो है रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर के साथ एफएम ट्रांसमीटर के ऑटोमेटिक फ्रिक्वेंसी करेक्शन में यूज़ किया जाता है। और जब हमारी प्रक्रिया रिवर्स बायसिंग की होती है, रिवर्स बायसिंग की प्रक्रिया को मॉड्यूलेटिंग वोल्टेज की सहायता से उसमें परिवर्तित कर दिया जाता है। इसको ऑटोमेटिक फ्रिक्वेंसी कंट्रोल तथा रिमोट ट्यूनिंग में प्रयोग किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर एक टर्म आया है ऑटोमेटिक फ्रिक्वेंसी कंट्रोल। फ्रिक्वेंसी कंट्रोल का मतलब ये है कि अब आजकल तो हमारे हर चीज़ इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने भी इक्विपमेंट हैं सब क्या है इलेक्ट्रॉनिक्स सब ऑटोमेटेड हो गए हैं। तो फ्रिक्वेंसी एक नॉर्मल फिक्स पर हम सेट कर देते हैं और उसको सेट करने के बाद जब उतनी फ्रिक्वेंसी हमारी हो जाती है तो हमारा डेटा जो है वहीं पर ट्रेवल होना स्टॉप हो जाता है और उसका कम्युनिकेशन पूरा हो जाता है। और रिमोट ट्यूनिंग का मतलब यही होता है कि ऑटोमेटिकली ट्यूनिंग होगी। जब एक पूरा हमारा एक सर्किट डायग्राम है, अगर हमने इसको ऑटोमेटेड बनाया है तो एक साइकिल जब पूरी हो जाएगी तो वो ट्यूनिंग उसकी मेंटेन करेगा। पहली साइकिल कंप्लीट होने के बाद फिर दूसरी ट्यूनिंग हो जाएगी, फिर तीसरी हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि पहली चल रही है दूसरी समाप्त दूसरी स्टार्ट हो गई। तो एक उसमें अंतराल बना के रखता है और ट्यूनिंग जो है वो कम्प्लीटली जो है हमारी वो पूरी हो जाती है। तो अभी इसमें आपका एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक बच रहा है, तो आर्मस्ट्रॉन्ग फ्रिक्वेंसी मेथड बचा हुआ है। इसको जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और थोड़े ही समय पश्चात ये वाली जो आपकी यूनिट नंबर 6 है इसको भी हम लोग कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।